हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एश एडू स्पार्क पे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पॉलिटी में हमने भाग 2 कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हम भाग 3 पढ़ रहे थे ना। तो भाग 3 में हमने शायद आर्टिकल 24 तक चर्चा कर ली थी, है ना, जिसमें हम आर्टिकल 24 तक हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आज से हम पढ़ेंगे। आज हम आर्टिकल 25 से 35 तक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डाल लेते हैं डालेंगे भाग 3। मूल अधिकार इसमें हमारे आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं 12 से 35, ठीक है, जिसमें से हमने अपने आर्टिकल 24 तक की चर्चा कर ली थी। तो एक बार रिकॉल भले ही कर ले, है ना। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको कब जारी किया गया था? तो इसे हमने जारी किया था, हमने नहीं, इसे जारी किया था इंग्लैंड के राजा जॉन जॉन ने 15 जून 1215 में। ठीक है, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि जो हमारा भारत का मैग्ना कार्टा है उसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो भारत के मैग्ना कार्टा में जो लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। ये हमारा एक लिखित दस्तावेज होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत में भारत के जो नागरिक है वो अगर स्वेच्छा से मूल अधिकार छोड़ना चाहें तो क्या छोड़ सकते हैं? तो नहीं। लेकिन अमेरिका में आप इसे त्याग कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 हमारा कहता है, इसमें हमारे परिभाषा की चर्चा की गई है। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में हमारे अल्पीकरण की चर्चा की गई है। अल्पीकरण होता है हमारा यदि आपके मूल अधिकारों से किसी और के मूल अधिकारों का हनन होता है तो आपके मूल अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। ओके। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 कहता है विधि की समान समानता, मतलब सभी के लिए समान कानून होगा। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 कहता है लिंग, जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 कहता है लोक निर्वाचन। लोक निर्वाचन का मतलब होता है सरकारी जो नौकरियां होते हैं उसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 17। तो अस्पृश्यता है, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें हमारे छुआछूत का अंत किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत छुआछूत का अंत किया गया है, तो हमारा आर्टिकल 17 आता है। लेकिन यदि भाग पूछते तो भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, भाग 3 आर्टिकल 17। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब यदि आपको विदेश से कोई उपाधि दी जा रही है तो उससे पहले, उसे करने से पहले या उसे लेने से पहले आपको राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी होती है। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे अपना हमारा आर्टिकल आता है 19। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 20। इसमें हमारे जो सजा का प्रावधान है, आर्टिकल 20 में हमारे सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 21 ए आता है। उसमें हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये हमारे किस संशोधन के तहत किया गया है? ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। ठीक है,
86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा हमने इसे अपने संविधान में जोड़ा हुआ है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में हमारे गिरफ्तारी का संरक्षण है। ये कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो आपको अपने गुनाह जानने का पूरा अधिकार है। आप उससे वारंट मांग सकते हैं। आप उसे आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट भी जारी करना होता है। आप वारंट देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 कहता है बलात्संग। आप बच्चों से कोई काम नहीं करा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनसे आप जोखिमपूर्ण काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? ये हमारा है तीसरा। ये हमारा होगा शायद चलो डालो तुम पहले, तो हम डालेंगे धार्मिक स्वतंत्रता तीसरा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? तो ये हमारा 25 से 28 में है। आर्टिकल 25 से 28। ठीक, अगर आपसे पूछे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है तो वो हमारा आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो हम अपना आर्टिकल 25 में देखेंगे, डालेंगे आर्टिकल नंबर 25। तो आर्टिकल 25 हमारा कहता है अंतःकरण। आर्टिकल 25 में किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें अंतःकरण की चर्चा की गई है, मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है हमारी किस तरह की? तो व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है? तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से हमारा मतलब हो जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म में रह सकते हैं। जैसे सिखों में ये टोपी पहनना, मुसलमानों को दाढ़ी रखना, और सिखों में जो कृपाण रखते हैं ये आप अपनी स्वेच्छा से रख सकते हैं ना। तो आपकी जो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, जैसे हिंदू में बहुत लोग ये जो तिलक रखते हैं ना, तिलक रख देते हैं, ये सब हमें किस आर्टिकल के तहत स्वतंत्रता मिलती है? तो आर्टिकल 25 के तहत आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या कहते हैं? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 26 हमारा सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा करता है। इसमें कहा गया है कि जैसे आप भंडारा करते हैं, वो सामूहिक होता है ना। भंडारा करना हो गया, आपका हवन करना हो गया, आपका यज्ञ करना है, या सड़क पर आप नमाज पढ़ने का, ये सारे अधिकार आपको सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर ही मिलते हैं। भंडारा करना, भंडारा करना, सड़क पर नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाएगा जैसे यज्ञ करना, हवन, यज्ञ, हवन, जो भी आपका वो हुआ था क्या, प्रयागराज में
में जो हमारा ये क्या उसको बोलते हैं, जो मेला हुआ था ना प्रयागराज में, कुंभ मेला, उसमें ये हमारे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के ही आर्टिकल 26 के तहत वो आप मेला लगा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है ना आपको सामूहिक। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 में किसकी चर्चा की गई है? आपके धार्मिक कार्यों के लिए धन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यदि आपने धन जो है वो इकट्ठा किया होगा किसमें? धार्मिक कार्यों के लिए, तो उस पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए रखे पैसों पर कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 28। ये जो बड़े बड़े बाबा होते हैं ना आपके, ये सब धार्मिक कार्यों के रूप में ही पैसा लेते हैं, आपसे लूटते हैं। ठीक, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, देखा है आपने ना, उनको कोई टैक्स वैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो वो जितना पैसा आपके पास, जितना काला धन है, उसको आप धार्मिक कार्यों के रूप में रख दीजिए, आपका कोई टैक्स वैक्स नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 कहता है सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी है। सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है ना। आर्टिकल 28 कहता है यदि आप सरकारी स्कूलों में, मतलब यदि आपके स्कूल को कोई गवर्नमेंट की तरफ से धन मिल रहा है, तो उन स्कूलों में, ऐसे स्कूलों में जिनमें सरकार की तरफ से धन आता है, ऐसे स्कूलों में आप कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 28, सॉरी आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 हमारा कहता है अल्पसंख्यकों की रक्षा। आर्टिकल 29 में क्या है? हमारे अल्पसंख्यकों की रक्षा। ये कहता है अल्पसंख्यक मतलब जिनकी जनसंख्या हमारे पूरे भारत की जनसंख्या से आधे से भी कम हो, उसे अल्पसंख्यक कहेंगे। फिलहाल ये पूछा नहीं जाता, बहुत रेयर पूछा जाता है ना। इसके बाद हमारा आता, ये हमारे, अच्छा आर्टिकल 25 से 28 हो गया था, सॉरी यहाँ पे आपको डालना था। चलो इसके बाद हम देखेंगे अपना आर्टिकल 30। ठीक, तो जो हमारा आर्टिकल 30 है तो कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संरक्षण के बारे में कहता है। आर्टिकल 30 किसकी चर्चा करता है? तो आर्टिकल 30 हमारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संरक्षण की चर्चा करता है। अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण, का संरक्षण करता है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 31।
आपसे ज्यादा डीपली नहीं पूछता, ये ओरली पूछेगा बस। अगर पॉलिटी में कुछ ही पूछेगा तो इतने ऊपर ऊपर पूछता है क्या, तो इतने बड़े। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 कहता है पैतृक संपत्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 31 पैतृक संपत्ति, इसका क्या मतलब है? अच्छा, आर्टिकल 31 के अनुसार आपकी पैतृक संपत्ति आती है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है, लेकिन इसे हमारे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। इसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे यहाँ से हटाकर इसे ट्रांसफर किया गया है कहाँ? आर्टिकल 300 के का में रखा गया है। ठीक, इसे आर्टिकल 21 से हटा के आर्टिकल 300 के का में रखा गया है। और जो हमारी संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति से मूल अधिकार से हटा दिया गया है। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो हमारा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हमारा कब किया गया है? बोलो जल्दी से, कमेंट करो, हम देख रहे हैं। कब किया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और किसमें रखा गया है? तो 300 के का में रखा गया। यदि आपसे पूछा जाए कि जो हमारी जो आपकी अर्जित संपत्ति है वो किसमें आती है, तो जब हम अपने अर्जित संपत्ति की बात करते हैं, जो हमारे मतलब जो स्वयं के द्वारा कमाई गई संपत्ति होती है, उसका जिक्र हमारा आर्टिकल 19 के भाग 6 में किया गया है। जबकि हमारी जो पैतृक संपत्ति होती है वो आर्टिकल 31 में थी, जहाँ इसको हटा के हमने आर्टिकल 300 के काम में रखा हुआ है, वो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, पैतृक संपत्ति हमारी आर्टिकल 31, और जहाँ पे हमारी अर्जित संपत्ति की चर्चा की जाएगी वो आर्टिकल हमारा 19 के 6 में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32। ये हमारा आता है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, जल्दी जल्दी बताओ। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है। ये कहता है यदि आपके जो मूल अधिकार है उसका यदि हनन होता है तो इसका हनन होने पर आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये जो जब आप आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो 5 रिटें जारी करते हैं। ये रिटें जो हमारी होती है वो हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है या करता भी है। जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो हमारा 226 के तहत रिटें जारी करता है। आप इससे लिखेंगे संवैधानिक अधिकारों की चर्चा है इसमें। ठीक है, जब इनका हनन होता है, हनन होने पर इनके हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो भी किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 से जाएंगे। हमारे पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। आ देखो, जब आप कोर्ट जाते हैं तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारा रिटे जारी करता है, रिटे जारी। जो हमारा हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट हमारा जो रिटे जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करेगा। किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 226 से करेगा, रिट जारी करेगा। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 31 के तहत रिटे जारी करता है। ठीक। आर्टिकल 32 जो है वो हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा करता है। यदि आपके संवैधानिक अधिकार जो हैं उन पर कोई हनन होता है, आपके मूल अधिकार पे हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारा रिटे जारी करता है। जो रिटे होती हैं वो हमारे कुल 5 प्रकार की होती है। जो हाई कोर्ट रिट जारी करेगा वो हमारे आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है, जबकि वही हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 31 के तहत रिटे जारी करेगा। ठीक। इसके बाद हम देख लेंगे हमारे कुल 5 रिटे होती है। कौन कौन सी होती है? कुल 5 रिटे होती हैं। जो हमारी रिटे होती हैं वो कुल 5 प्रकार की होती हैं। तो पहली रिट जो हमारी होती है वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके उसके बाद हमारी दूसरी आती है परमादेश। कौन सी आती है? दूसरी आएगी परमादेश। दिख रहा है? ना दिख रहा हो तुम साइड हो जाए। तीसरा हमारा आएगा अधिकार प्रेक्षा। तीसरा आता है अधिकार प्रेक्षा। फिर उसके बाद चौथी हमारी आएगी प्रतिषेध। चौथी आती है प्रतिषेध। इसके बाद पांचवी हमारी क्या आएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश तीसरी है, अधिकार प्रेक्षा चौथी है हमारी प्रतिषेध। इसके बाद हमारा पांचवी रिट आती है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। ठीक। तो हमारे आर्टिकल 32, जो हमारा आर्टिकल 32 है, इसमें हमारे संवैधानिक अधिकारों की चर्चा की गई है। यदि आपके संवैधानिक अधिकार या हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यदि आप जाएंगे तो आर्टिकल 31 के तहत, और हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। ये दोनों ही हमारे रिटे जारी करता है। जो रिटे हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली रिट होती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद होता है परमादेश। तीसरी होती है अधिकार प्रेक्षा। चौथी होती है प्रतिषेध। इसके बाद पांचवी रिट हमारी होती है उत्प्रेक्षा। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला आर्टिकल। हटा दे इसको। ठीक है, हटा रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 33। कौन सा आता है? इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 33।
तो आर्टिकल 33 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा। आर्टिकल 33 में आता है राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा मतलब अगर राष्ट्र की सुरक्षा या हित में, यदि राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की सुरक्षा में यदि संसद को सेना, मीडिया, गुप्तचर इनके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। राष्ट्र की सुरक्षा ये कहता है राष्ट्र की सुरक्षा में संसद, सेना, मीडिया, सेना हो गई, मीडिया हो गई और हमारे गुप्तचर हो गए, गुप्तचर, गुप्तचरों के अधिकार, गुप्तचर के जो अधिकार होते हैं उनको सीमित किए जा सकते हैं, अधिकारों को सीमित कर सकती है, सीमित कर सकती है ना। जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में संसद, आर्टिकल 33 कहता है राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा में यदि संसद को ये अधिकार होता है सेना, मीडिया, गुप्तचरों के अधिकारों को वो सीमित कर सकती है यदि राष्ट्र के हित में कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 में कहा गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून जारी किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 35, मतलब लास्ट आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 हमारा कहता है, भाग जो हमारा 3 है आर्टिकल 35 में, आर्टिकल 35 में हमारे भाग 3 में जो दिए गए कानून है, ठीक है, जो मूल अधिकार है उनको लागू करने की विधियों की चर्चा करता है। आर्टिकल 35 किसकी चर्चा करता है? तो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को लागू करने की चर्चा करता है। ठीक, तो आज से हमने अपने सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं, सारे नहीं मतलब भाग 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपना भाग 4 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक, आप बताएंगे कि जो हमारी रेटें होती है वो कुल कितने प्रकार की होती हैं? कमेंट करो फटाफट, मैं देख रही हूँ। जी, रिटें कुल हमारी 5 प्रकार की होती हैं। तो पहला हमारा होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है अधिकार प्रेक्षा, चौथी होती है प्रतिषेध, उसके बाद हमारी आती है उत्प्रेक्षा। जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें हमारे संवैधानिक उपचारों की चर्चा की गई।
यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है या हमारे संवैधानिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं तो आर्टिकल 31 के तहत, जबकि हाई कोर्ट आप जाएंगे तो आर्टिकल 226 के तहत। ये दोनों ही, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों हमारी रिटें जारी कर सकती हैं। ठीक, यदि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी तो वो आर्टिकल 31 के तहत, जबकि हाई कोर्ट हमारा आर्टिकल 226 के तहत रिटें जारी करेगा। इसके बाद आप बताएंगे जो हमारी संपत्ति, पैतृक संपत्ति है, वो किसमें चर्चा की गई है। पैतृक संपत्ति की चर्चा हमारे आर्टिकल 31 में की गई है, जबकि अर्जित जो संपत्ति होती है उसे हमने आर्टिकल 19 के भाग 6 में वर्णित है या चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है, जो आर्टिकल 31वां है हमारा पैतृक संपत्ति का, इसे आर्टिकल 31 से हटा के हमारे आर्टिकल 300 के काम में रखा गया है। इसको हमने किस आर्टिकल से इसमें संशोधित करके करा है, तो पैतृक संपत्ति को आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत पैतृक संपत्ति को हमने आर्टिकल 31 से हटा के आर्टिकल 300 के काम में रखा हुआ है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 में किसकी चर्चा की गई है, बताओ फटाफट। हमारा आर्टिकल 35 कहता है जो हमारे भाग 3 है उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको लागू करने की चर्चा करता है हमारा आर्टिकल 35। जबकि वही राष्ट्र की सुरक्षा की चर्चा हमारा आर्टिकल 32 करता है। ये कहता है आर्टिकल 33 कहता है यदि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आपको संसद, सेना या संसद को ये अधिकार देता है। आर्टिकल 33 हमारे यदि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संसद जो है हमारी वो सेना, मीडिया, गुप्तचरों के अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक, अल्पसंख्यकों की रक्षा हमारा आर्टिकल 29। ठीक है, और अल्पसंख्यकों की शिक्षा की चर्चा जो हमारा आर्टिकल 30 करता है। तो हमने अपने पूरे ये कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो 2-3 क्वेश्चन है उनको देखेंगे, उसके बाद हम ये अपना सेशन समाप्त करते हैं। पहला तो आप बताएंगे जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल भारतीयों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। लिखूं, पहला नोट डाल के आप लिख लीजिए। मूल भारतीयों को हमारे कुल 5 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो हमारे केवल मूल भारतीयों को है, ना कि जो हमारे यहाँ की नागरिकता लिए हुए हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो मूल भारतीयों को आर्टिकल प्राप्त है। वो 5 आर्टिकल हमारे कौन कौन से हैं, कौन बताएगा। हमने बताया है, कई बार क्लास में बताया है आपको, अब आप याद ना रखें तो बात अलग की। तो वो हमारा है 15, 16, 19, 29 और 30। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आर्टिकल्स जो है वो हमारे मूल भारतीयों को प्राप्त है, ना कि जिसने हमारे यहाँ की सदस्यता ग्रहण कर रखी है उनको ये आर्टिकल्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद
आप बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे हड़ताल। अच्छा आप बताइए, हड़, हड़ताल करना या चक्का जाम करना ये हमारा मूल अधिकार है क्या? चक्का जाम करना या हमारा हड़ताल कर देना, क्या ये मूल अधिकार है? नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे के मूल अधिकारों का हनन होता है। यदि आप चक्का जाम करते हैं तो दूसरे को आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको कम कर दिया जा सकता है ना, ये हमारे मूल अधिकार नहीं है। इसके बाद हमारा आता है जो हमारा वोट डालने का अधिकार है, क्या ये मूल अधिकार है? तो नहीं है। जो वोट डालने का अधिकार है हमारा मूल अधिकार ना होकर ये हमारा राजनैतिक अधिकार है। वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? वोट डालने का अधिकार, जो हमारा वोट डालने का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है बताओ? मूल अधिकार है। मूल अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है? कौन बताएगा? तो जो वोट डालने का अधिकार होता है ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। वोट डालने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। इसके बाद और हम देख लेंगे अपना मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यस या नो? क्या मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कौन करेगा इसे निलंबित? तो इसे राष्ट्रपति निलंबित करता है, लिख लो तुम कहीं। मूल अधिकार, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किया जा सकता है, पूछे किसके माध्यम से? तो राष्ट्रपति के माध्यम से। माध्यम से, ठीक है। आप मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं तो किसके आधार पे करेंगे? राष्ट्रपति से निलंबित कर सकता है, ठीक। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने क्या कहा था? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 हमारा क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा करता है ना। तो आर्टिकल 32 को ही हमारे इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 को हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा, अगर पूछे किसने कहा है तो इसे बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसे आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस भाग को यहीं पे आप नोट करो। अगर आपसे पूछे किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, किस भाग संविधान की आत्मा कहा गया है, तो लिखेंगे प्रस्तावना को। प्रस्तावना को किसे? अगर आपसे पूछे आर्टिकल
कि किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, तो आप लिखेंगे आर्टिकल 32। यदि भाग पूछे तो आप प्रस्तावना मारेंगे। ठीक, तो आज हमने अपना भाग 3 कंप्लीट कर लिया है। कल से हम भाग 4 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ठीक है।